तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। बेबी कॉर्न मक्के की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। समेकित खेती से किसान कम क्षेत्र में कर सकेंगे अधिक कमाई। किसान भाइयों, बेबी कॉर्न मक्के की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान इसकी खेती तीनों मौसम में कर सकते हैं और अभी इसकी बुआई का उत्तम समय चल रहा है। अगर आप भी बेबी कॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। हम बात करते हैं बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो हमारी रबी की फसलें हैं, जैसे मुख्य रूप से गेहूं है, दलहनी फसलें हैं रबी की, मसूर है, चना है, इन सब की कटाई हो चुकी है। बेबी कॉर्न मक्का की एक प्रजाति है जिसमें नंबर ऑफ कॉप्स, जो नंबर ऑफ बेबी कॉप्स हैं, जो भुट्टे निकलते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। एक पौधे में सामान्यतः 3 से 4 भुट्टे आ जाते हैं। जब ये कॉब यानी भुट्टे शिशुआवस्था में होते हैं, इसमें जब रेशा निकलने लगता है, इनमें बालियों में, कॉब में रेशा निकलने लगे, रेशा निकलने के 24 घंटे के अंदर, अर्थात परागण क्रिया होने से ठीक पहले हम कॉब को तोड़ लेते हैं। बेबी कॉर्न की बुआई के लिए जो हमारी मिट्टी हो वो दोमट, बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम होती हैं। इसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये मृदाएं जल निकास युक्त होनी चाहिए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। तो अब बात करते हैं हम पोषक तत्व प्रबंधन की। क्योंकि बेबी कॉर्न मक्के की तुलना में घनी फसल है, तो इसमें पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा पड़ती है। एक अच्छी पैदावार के लिए मृदा की जांच कराकर उर्वरक का संस्तुति की जा सकती है, लेकिन संस्तुति न होने पर किसी प्रकार हम मृदा की चेक नहीं करा पाए हैं, तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस, 75 किलोग्राम पोटास एवं 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर व्यवहार करना उपयुक्त पाया गया है। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा
नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय हम कतारों में दे देते हैं, जबकि नाइट्रोजन की बची हुई 1/3 मात्रा हम यूरिया के माध्यम से देते हैं और बुआई के करीब 20 से 25 दिन बाद देते हैं, जब पौधा घुटने की ऊंचाई तक आ जाता है। नाइट्रोजन की अंतिम 1/3 मात्रा हम करीब 50 दिन बाद देते हैं, जब पौधे में बालियां आना शुरू होने की स्थिति है, यानी ढलबान आने की स्थिति होती है, उस समय देते हैं। तो इस प्रकार नाइट्रोजन की आखिरी डोज जो 1/3 मात्रा है उसको हम 45 से 50 दिन पर देते हैं, जब धनबाल निकलना शुरू होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भुट्टे हैं, भुट्टे के निकलने की संख्या जो बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं काप पोलिनिफिकेशन, वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि बेबी कॉर्न की कौन कौन सी प्रचलित प्रजातियां हैं। तो बेबी कॉर्न की हम उन प्रजातियों का जिक्र करेंगे जो हम अभी तक बहुत पॉपुलर हैं, जैसे HM4, HM4 बहुत ही अच्छी प्रजाति है। ये हाइब्रिड्स है, संकर प्रजाति है। इसकी उत्पादन क्षमता करीब 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है और ये करीब 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, अर्थात खेत में 65 दिन बाद इसकी तोड़ाई समाप्त कर ली जाती है। दूसरी प्रजाति है गोल्डन बेबी, ये भी एक हाइब्रिड है और इसकी भी उत्पादन क्षमता करीब 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है और कटाई के बाद हरा चारा भी इन दोनों प्रजातियों में बहुत अच्छा मिल जाता है, करीब 400 कुंटल तक हरा चारा भी मिल सकता है। तो इसके बाद VL42। बुआई से पूर्व बीजों को कवकनाशी से लेना चाहिए ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसके लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। अब बात करते हैं हम इसमें स्पेसिंग का। जो बेबी कॉर्न की बुआई का दूरी होगा वो 40 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा। इस तरह से बात की जाए तो 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 1 लाख बेबी कॉर्न का पौधा आ जाता है। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। अब बात करते हैं सिंचाई का। चूंकि बेबी कॉर्न गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है कि बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो बेबी कॉर्न लगाने के समय हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जनरली देखा गया है कि बुआई के 15 से 20 दिन बाद जब सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है तो उस समय एक सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर हमें एक सिंचाई, हल्की सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, जिससे खेत में पर्याप्त नमी रहे तो पौधा हरा भरा एवं स्वस्थ रहता है तो उत्पादन अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। समेकित कृषि प्रणाली न केवल आज के वक्त की जरूरत है, बल्कि किसान इस पद्धति से खेती कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। वैसे तो कहीं न कहीं किसान खेती की इस पद्धति से जुड़े हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकियों को अपनाकर इसकी शुरुआत करें तो खेती बाड़ी से और भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो चलिए समेकित कृषि प्रणाली पर पूरी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, जिला भागलपुर के पशु चिकित्सक डॉक्टर जिला उल हुदा से। वर्तमान समय में हर घर की ज़रूरत दिन ब दिन कृषि के योग घटती भूमि और कृषि योग भूमि में घटना,
एकमात्र विकल्प किसानों के लिए है कि वो अपनी घर की हर पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। समेकित कृषि प्रणाली हम लोग वैसी कृषि प्रणाली को कहते हैं जहां कृषि और द्वितीय कृषि जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े कम से कम 2 कंपोनेंट या घटक का हम लोग अपनी खेती में इस तरह समायोजन करते हैं कि एक के समायोजन से दूसरे की उत्पादन लागत में कमी आती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और पूरे वर्ष स्वरोजगार का सृजन होता है। सबसे पहले आप यह जान लें कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेतीबाड़ी से जुड़े 2 या 2 से अधिक उद्यमों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं और लागत में भी कमी हो। समेकित कृषि प्रणाली किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों, बाजार मांग और पूंजी पर निर्भर करती है। यूँ तो इसके बहुत से मॉडल हैं जिनमें फसल आधारित मॉडल, पशु व्यवसाय आधारित मॉडल, तालाब आधारित मॉडल, वन आधारित मॉडल, बागवानी आधारित मॉडल काफी प्रचलित है। समेकित कृषि प्रणाली हर किसानों का एक अलग होता है, क्योंकि हमारे जो भी किसान समेकित कृषि प्रणाली करना चाहते हैं उनको कुछ खास बातों पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना है कि उनका ज़मीन का स्ट्रक्चर क्या है, वो ऊपरी ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है या निचली ज़मीन है। अगर ऊपरी ज़मीन है तो उसके समेकित कृषि प्रणाली के घटक अलग होंगे, मध्यम ज़मीन है तो उसके घटक अलग होंगे और जो निचली ज़मीन है उसके घटक अलग होंगे। आप आसानी से, जब आपके पास ऊपरी ज़मीन है जहाँ पर पानी कम लगता है, वहाँ पर आप फसल के साथ बागवानी, डेयरी, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम उत्पादन, ये सारी चीज़ें, गौ पालन आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ मुर्गी पालन को भी जोड़ सकते हैं। आपकी मध्यम दूरी की जगह है, वहाँ पर आप मछली पालन के साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन और भी हर चीज़ को जोड़ सकते हैं। और जब आपकी बिल्कुल निचली जगह है, वहाँ धान सौ मछली पालन, धान सौ बत्तख पालन, फिर आप मछली कम जो है बत्तख पालन, और फिर मछली के साथ आप बत्तख पालन, मुर्गी पालन आप बहुत ही आसानी के कर सकते हैं। हम हमारे बत्तखों को तालाबों से उसके भोजन का लगभग 20% तक जो भोजन की आवश्यकता होती है वो तालाब के द्वारा पूर्ति हो जाती है, और तालाब से हमको जो बत्तख पालन में उसके भोजन पर जो आवश्यकता होती है भोजन की, वो 20% तक कम खर्च करनी पड़ती है। बदले में जो बत्तख है हमारे तालाबों को एयरेट करती है, उसमें ऑक्सीजन को घोलती है। वहाँ पर जितने फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन जो बीट पानी में करती है, उससे उसमें तालाब में बनने में मदद आती है। उसके अतिरिक्त जितने कीड़े मकोड़े के लार्वे तालाब के ऊपर रहते हैं उसको वो आसानी से खा जाती है। आम भाषा में कहें कि पुराने तरीकों से खेती करना, जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेतीबाड़ी के साथ अन्य व्यवसायों को किया जाता था, एक प्रकार की समेकित कृषि प्रणाली ही है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इस प्रणाली को किया जाए तो केवल मुनाफा ही मुनाफा है और ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अगर समेकित कृषि प्रणाली के आदर्श मॉडल की बात करें तो एक तालाब होना जरूरी है जिसमें वर्षा जल का संचयन हो। उसमें आप बत्तख पालन के साथ विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर सकते हैं। साथ ही इसके पानी का प्रयोग आप खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं और फसलों के अवशेषों का प्रयोग पशुपालन में कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। इनके गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में, खाद के रूप में मछलियों के आहार में कर सकते हैं। तालाब के किनारों पर फल और वानिकी वृक्ष लगा सकते हैं। साथ ही तालाब के ऊपर छोटा सा घर बनाकर मुर्गी पालन, बटेर पालन जैसे कई व्यवसायों को अपना सकते हैं। धान सह मत्स्य पालन आसानी से कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ खास ध्यान बात रखना होगा कि आपका जो खेत अगर नीचा है तो खेत के चारों तरफ एक ट्रेंच, एक गड्ढा नुमा बना दें, या फिर अपने खेत के बीचों बीच में एक छोटा सा गड्ढा 20 बाई 20 फीट 20 बाई 20 फीट का बना लें। और इसमें आप लंबी अवधि के धान का प्रयोग करें। जो 135-40 दिनों का धान का प्रभेद है उसका हम लोग चयन करेंगे। और मछली का जो आप वैसे खेतों में डालेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि ग्रास कार्प और कॉमन कार्प प्रजाति की मछलियाँ
धान सौ मत्स्य पालन में हम नहीं डालेंगे। और जो मछली का साइज़ हम लोग डालेंगे वो कभी भी स्पॉन या फ्राई नहीं डालेंगे। आप हमेशा अंगुलिका और हाफ ईयरलिंग का मत्स्य का बीज आपको उपलब्ध हो जाता है। तो प्रति एकड़ आप 4000 की संख्या में अगर आप डाल लेते हैं तो आपको 120 दिन के आसपास में जो वो मछलियां हैं उनका वज़न लगभग 350-400 ग्राम 250 ग्राम के आसपास का हो जाता है। समेकित कृषि प्रणाली से हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। किसान कृषि के विभिन्न उद्यम जैसे मवेशी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन से किसानों को रोजाना आय प्राप्त हो सकती है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। समय और क्षेत्र की मांग को जानकर अधिक लाभ कमा सकते हैं और आधुनिक तकनीक के द्वारा उर्वरकों और चारे के अत्यधिक खर्चे को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। साथ ही इस प्रणाली को अपनाकर हम मृदा उत्पादकता को बरकरार रखते हुए बंजर भूमियों का उपयोग और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। समेकित कृषि एक किसान को समृद्धि देने के साथ इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। आप जहां पर समेकित कृषि प्रणाली करना चाहते हैं वो मार्केट, जो उत्पादन आप चीज करना चाहते हैं, क्या उसकी मार्केट डिमांड है कि नहीं। तीसरा, उस इलाके का सोशल स्ट्रक्चर क्या है। चौथा, आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास संसाधन क्या है और आपके पास पूंजी क्या है। इस बातों का ध्यान रख के ही हमको समेकित कृषि प्रणाली के अंदर अपने घटकों का चयन करना। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समेकित कृषि प्रणाली करते वक्त जो चुन रहे हैं, क्या उसको करने में आपकी रुचि है कि नहीं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने प्रदेश में सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है, जिनके पास बहुत छोटी जोत होती है। ऐसे में केवल खेतीबाड़ी करके किसानों का गुजारा बमुश्किल हो पाता है। अगर किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ भेड़ों का पालन भी करें तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए किसान कौन सी नस्लों का चयन करें और भेड़ों को पालते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद। किसान भाइयों, आज हम भेड़ पालन पर बात करेंगे। तो भेड़ पालन यानी कि बकरी पालन तो ज़्यादातर किसान करते हैं, लेकिन भेड़ पालन का व्यवसाय जो है कुछ एरिया में भारतवर्ष के अंदर ज़्यादा किया जाता है, और लेकिन बाकी जगहों पर इसका पालन बहुतायत तौर पर नहीं किया जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में भी भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छी आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। भेड़ों में कुछ नस्ल इस तरह की है जैसे कि आपको पता है कि भेड़ से हम किस किस चीज़ से लाभ ले सकते हैं। तो भेड़ का मांस है, उसके चमड़ा है, उसके ऊन उत्पन्न होता है, ऊन है, साथ में बहुत जगह पे दूध के लिए भी भेड़ रखते हैं, और उसके अलावा खाद के लिए वो प्रयोग में इनके बीट को खाद में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये इनसे लाभ की चीज़ है, जिसे कि आप ऊन उत्पादन के लिए पालन कर सकते हैं। लेकिन ये नस्ल जो है इन्हें आप ठंडे प्रदेश में ही पालन कर सकते हैं। जैसे कि
मेराइनो एक नस्ल इनका है, विदेशी नस्ल है, लेकिन भारतवर्ष में भी बहुत जगह पर इसका पालन किया जाता है। तो मेराइनो नस्ल से आप इसे उसी प्रकार से डॉर्सेट है, सफॉक है जो कि मांस के लिए रखा जाता है, और हैम्पशायर है। तो ये सारी विदेशी नस्ल है। कुछ नस्ल हैं जो कि आपको जम्मू कश्मीर में है, गड्डी है, कश्मीरी है। तो ये नस्ल हमारे ठंडे प्रदेश की है, जिससे कि ऊन का उत्पादन होता है। और गर्म प्रदेश में जैसे कि उत्तर प्रदेश की नस्ल है मुजफ्फरनगरी, वो उसका पालन कर सकते हैं। हमारे झारखंड की नस्ल है छोटा नागपुरी। लेकिन इन सभी में आपको कारपेट ऊल यानी कि दरी बनाने के लिए जो ऊन का उपयोग करते हैं, उस प्रकार के ऊन आएंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि भारतवर्ष में ज़्यादातर जो भेड़ की नस्लें हैं वो मांस उत्पादन के लिए आप अगर भेड़ पालन करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश के जलवायु पर आधारित भेड़ों के का चयन करें। इसे रख रखाव में भी कम खर्च है। जिस प्रकार से बकरी के लिए घर में एक बनाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आप इसके लिए भी आवास व्यवस्था करेंगे। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ें नहीं रखें। कम जगह में यानी कि 20 स्क्वायर फीट जगह यानी कि एक भेड़ के लिए जरूरत पड़ती है। और अगर रखने के लिए अगर आप चाहते हैं इसे व्यावसायिक रूप में अपनाना, तो व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए आप इसमें घर में मादा जो हमारी भेड़ है उनके लिए अलग घर बनाएं, कमरा रखें। और उसी प्रकार से अगर आप नर है तो नर के लिए अलग, और जो बच्चे आते हैं उनके लिए अलग रखना है। और एक कमरा इस तरह का हो जहाँ की प्रसव के लिए यानी कि जो भेड़ बच्चे देंगी तो उनके लिए जगह अलग चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप रखते हैं आवास व्यवस्था, तो इसमें आप भेड़ पालन बहुत सुगमता से कर सकते हैं। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। अब रही बात की उनके खान पान की व्यवस्था की, तो खान पान अगर व्यवस्था रखना है तो भेड़ भी चरने वाला पशु है और इसे चराना भी अति आवश्यक है। लेकिन चराने के अलावा भी अगर आप मांस के लिए उत्पादन करना चाहते हैं तो इसमें आपको भोजन के अलग से 400 ग्राम प्रतिदिन यानी कि सुबह शाम एक बार 200 ग्राम करके आप इसे भोजन कराएंगे तो इससे बढ़ोतरी अच्छी होगी। और बढ़ोतरी अच्छी होने पर आपको लाभ भी अधिक होगा। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव पहाड़पुर, जिला बक्सर के सुरेश यादव ने। आपने भिंडी की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी हम गरमा में बोई गई भिंडी फसल के बारे में, के प्रमुख कीटों के बारे में एवं उसके निवारण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उसमें भी सबसे अधिक प्रकोप तना एवं फल छेदक कीट का देखा जाता है। इस कीट का प्रकोप भिंडी की फसल में अधिक होता है। यह सुंडी बेलन के आकार की होती है। इसके शरीर पर हल्के पीले, संतरी, भूरे रंग के धब्बे होते हैं। आरंभिक अवस्था में ये सुंडियां कोपलों में छेद करके अंदर पनपती हैं, जिसकी वजह से कोपलें मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं। बाद में ये सुंडियां कलियां, फूलों और फलों को नुकसान करती हैं। ये फल में छेद बनाकर अंदर
घुसकर गुदा खाती रहती हैं, जिससे फल कीट से ग्रसित हो जाते हैं और भिंडी खाने योग्य नहीं रहती है। अब हम इसके प्रबंधन के बारे में कुछ बात करेंगे। अगर उन्हें पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर किसी खास प्रभेद में कम प्रकोप देखा गया हो तो उस प्रभेद का चयन करें सबसे पहले। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप जो है सुन्नर कीटों को आकर्षित करता है, जिसके कारण उनकी प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित होती है और कीटों की संख्या में कमी हो जाती है। तो फेरोमोन ट्रैप 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से लगाएं, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर में छिड़काव सकते हैं। दूसरा कीट है सफ़ेद मक्खी। यह सफ़ेद रंग का एक छोटा सा मक्खी कीट है जो पौधे के सारे ऊपरी भाग, तना, पत्तों से रस चूसता है और रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। यह एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव भी करता है, जिसे सूटी मोल्ड भी कहते हैं। वह चिपचिपा पदार्थ के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। यह कीट के रूप में तो कम, लेकिन एक विषाणु जनित रोग के वाहक के रूप में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके बचाव के लिए किसान पीले रंग का चिपचिपा ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगा सकते हैं। इस ट्रैप में उन्हें बहुत ही कम लागत पर अधिक मुनाफा मिल सकता है। इस चिपचिपे ट्रैप में मक्खियां आकर चिपक जाती है, जिससे कि उनका प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा, प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। जब भी किसी भी पत्ते में मुड़ाव दिखे या मक्खी वाला दिखे तो उस पौधे को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। नेत्रजन का उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। अगर अधिक कीट की संख्या बहुत अधिक हो तो कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोरोपिड, जिसे सभी किसान परिचित होंगे, का छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में छिड़काव किया जाता है। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaता@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।